हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर। और आज से हमारी ये न्यू वीडियो शुरू होगी क्लास 12th की फॉर द चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज सॉलिड एंगल। एक्चुअली हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक है व्हाट इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, इफ दिस इज अ सर्कल, अगर ये एक सर्कल है और सर्कल का कोई एक पार्ट लाइक ए और बी, ये दो आर्क हैं, ए बी नाम का एक आर्क है, ये सर्कल पे एक एंगल बनाते हैं। अगर ये सर्कल पे एक एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है, ऐसे एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। इन्हें क्या कहते हैं? प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल है जिन्हें रेडियन और स्टेरेडियन जैसी क्वांटिटी से यूनिट से हमें डिफाइन किया जाता है। लेकिन हम चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखिए यहाँ जो फिगर है वो 2 डायमेंशन फिगर है, प्लेन फिगर, इसलिए प्लेन एंगल बन रहा है। सॉलिड शब्द का मतलब होता है 3 डायमेंशन फिगर है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं, लाइक दिस टाइम इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्फीयर। अगर ये एक स्फीयर है तो इस स्फीयर का, स्फीयर मतलब कोई फुटबॉल जैसी शेप है, और इस स्फीयर का कोई एक छोटा सा गोला ले लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एरिया, इतना बड़ा एरिया मैंने ले लिया, ठीक है, मतलब पूरी बड़ी बॉल का एक छोटा सा एरिया ले लिया है। अब इस छोटे से एरिया से अगर मैं कोई 2 लाइन सेंटर की तरफ डालूं तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसे क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, जो कि W से डिफाइन होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, पूरे स्फीयर का ना होकर के बहुत ही छोटे से जगह का होता है, इसलिए डी ओमेगा के नाम से जाना जाता है, इसे ओमेगा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक के जस्ट बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम आपके पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से गॉस थ्योरम की डेफिनेशन, या गॉस थ्योरम की डेरिवेशन, या गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, या गॉस थ्योरम से न्यूमेरिकल, कोई एक चीज़ आपके एग्जाम में आनी ज़रूर है। तो आई होप कि आप लोगों को सॉलिड एंगल समझ में आ गया होगा। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो सर्कल से बनने वाले एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। ये है स्फीयर, ये है स्फीयर। स्फीयर यानी कि एक ऐसी शेप जो गोल है लेकिन 3 डायमेंशन फिगर है, लाइक फुटबॉल के जैसी। तो फुटबॉल के पूरे एरिया का ना जगह ना लेकर के सिर्फ इतनी जगह का एरिया ले लिया हमने, कंसीडर कर दिया, क्योंकि पूरा एरिया नहीं लिया हुआ है। तो पूरे का एरिया ए होगा, तो इतने का एरिया क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। क्योंकि दोनों आर्म के बीच में थीटा एंगल है, तो यहाँ पे ये इस एंगल को ही क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। This is the second topic of this video, which is electric flux. What is the meaning of electric flux? तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमें ये समझना है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, आपको पता है कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होती है? जैसे किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइक एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, और इन इलेक्ट्रिक फील्डों की जो डेफिनेशंस है, सो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होती है? जब हमारे किसी सरफेस पे कोई पॉइंट चार्ज होगा या कोई चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी प्लेन रख दिया जाए, इमेजिनरी प्लेन रख दिया जाए, ये क्या है आपका? इमेजिनरी प्लेन है, और ये आपके क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इमेजिनरी प्लेन रखने पर उसके अंदर से होकर गुजरने वाली जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उन्हीं को इस फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ध्यान से समझिए,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है मतलब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने कोई इमेजिनरी प्लेन रखा है तो उस इमेजिनरी प्लेन से होकर गुजरने वाले जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी नंबर को ही क्या कहते हैं हम लोग, फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए फाई ई भी लिख सकते हैं, फाई ई। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो फाई होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच इज expressed by the magnitude only, there is a no direction, there is a no need of direction। तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या लग जाता है वहां पे, cos थीटा। तो यह हो गया फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है, एरिया, जितने एरिया से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है उतने एरिया ले लिया है। कॉस थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच में जो थीटा होगा वो होगा, मान लीजिए तो ये एरिया वेक्टर है डी ए और ये इनके बीच में कितना है, थीटा डिग्री है, तो इसका वैल्यू है यहाँ पे। का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे डी ए का मतलब होता है पूरे एरिया का छोटा सा हिस्सा। आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे ई डॉट ए कॉस थीटा भी अलाउ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्टकट में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आपकी पूरी डेरिवेशन नहीं करवाई जा रही है यहाँ पे, पूरी डेरिवेशन कराएंगे तो फिर पता करना पड़ेगा, यहाँ पे डी ए लेंगे तो यहाँ पे भी डी फाई होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ गॉस थ्योरम बताना है इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वहाँ पे नीड है सिर्फ, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आप फाई का जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा ले सकते हैं। अब आता है हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट। अब फाई की यूनिट क्या होती है, फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए कॉस थीटा। अब तो फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई की जो यूनिट होती है, ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या हम इसे न्यूटन मीटर की पावर 2 और सी की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये हमारी से क्या हो गई, यूनिट हो गई है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलता है जैसे न्यूटन, ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यूटन, नीचे लिखा है कूलम और यहाँ लिखा है मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, तो फोर्स का क्या होता है mlt-2। नीचे क्या है कूलम, कूलम यानी कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, टी की यूनिट क्या होती है टाइम, यानी कि चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी AT, और ये है मीटर का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, m एक बार है सिर्फ, L इंटू एल स्क्वायर ये हो जाएगा L की पावर 3, और T यहाँ पे है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ml T की पावर ऊपर जाएगा तो -3, और ये A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो हमारे पास ये यूनिट बनेगी ml³ T-3 A-1। तो ये आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इमेजिनरी प्लेन से होकर गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ml³ T-3 एंड A की पावर -1। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ न्यू टॉपिक विच इज अ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो इस वीडियो में अभी हम लोग गॉस थ्योरम बात करेंगे। गॉस थ्योरम होती क्या है, बाद में हम इस गॉस थ्योरम का डेरिवेशन की प्रूविंग भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या होता है। गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी बंद सरफेस पे, कोई भी बंद सरफेस हो या क्लोज्ड फिगर हो, उसके ऊपर जितना टोटल चार्ज होगा वह टोटल चार्ज उस मीडियम की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट, तो उसका जो चार्ज होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। नहीं समझ में आया ना, तो देखिए कैसे करते हैं।
होता ये है कि एक क्लोज्ड सरफेस ले लीजिए, एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं। मान लेते हैं इस सरफेस पे जो चार्ज है वो Q है, सरफेस पे जो चार्ज है वो Q है। ये सरफेस जिस मीडियम में रखी है उसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप लोगों ने जो है जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे होंगे तब आपको पता चल गया होगा। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वहाँ का कितना है, एप्सिलॉन नॉट है। तो इस समय जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो इस क्लोज सरफेस पे आए हुए टोटल चार्ज और इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यही जो फॉर्मूला है हमारा, इसी फॉर्मूले को बोलते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर जितना टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 1/एप्सिलॉन नॉट से कर देंगे तो हमारा उस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये होता है आपका गॉस लॉ। इस सरफेस को, जो क्लोज सरफेस होती है जिसपे चार्ज स्प्रेड होता है, इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेसेस। इसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो आइए चलकर देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग निकालें कैसे। चलो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं इसकी, ये गॉस थ्योरम की। अब गॉस थ्योरम की डेरिवेशन करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए ये एक गॉसियन सरफेस है, ये कोई सरफेस है, क्लोज्ड फिगर है, और इस क्लोज फिगर का एक छोटा सा जो एरिया है ये, जिसका एरिया वेक्टर डी ए बाहर की ओर है, इसके अंदर एक चार्ज है Q, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा बाहर की ओर चलती है सरफेस के, तो यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी यहाँ पे बाहर की ओर जाएगी, जिसकी वजह से E और D दोनों के बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इस जगह पे और यहाँ पे एक थीटा इंक्लूड किया, यही वाला थीटा यहाँ पे कितना हो गया है, 0 हो गया है। एरिया वेक्टर DA की वैल्यू, जैसे n कैप होता है, एरिया वेक्टर होता है n कैप, तो n कैप की वैल्यू यूनिट वेक्टर में कितना होता है, 1 होता है। और यूनिट वेक्टर जो होते हैं हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें इसकी वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ हमें ये जानना है कि थीटा कितना है E और DA के बीच में। तो E और DA दोनों सेम ही लाइन पे, इसलिए थीटा उनका कितना है, 0 डिग्री है। अब देखिए, अब हम इस थ्योरम को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो आपको पता है एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा होगा। किसी एक पॉइंट चार्ज से होकर गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ये मेरी E की वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, phi E = EdA cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे DA है तो यहाँ पे हम d फाई ले लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर छोटे से एरिया का अगर निकालोगे तो छोटा सा ही फ्लक्स निकलेगा। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ऐसे करके दिखाया जाता है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन दिखाना है। अब d फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो phi E हो जाएगा, इसमें जो E होगा वो बाहर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। कॉस थीटा भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि थीटा भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, क्लोज सरफेस ऑफ DA। तो d फाई = E की वैल्यू कितनी है, विच इज 1/4πε0 अपॉन Q अपॉन में R², और cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री, और ये हो गया DA 1/4πε0 Q अपॉन R² इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और ये हो गया DA, यहाँ पे हो गया phi E। अब ये हो गया phi E = 1/4πε0 Q अपॉन R² इंटू DA यानी कि छोटा सा जो सर्कल है इसका अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इंटीग्रेट यानी कि बड़ा कर दूँ, तो इंटीग्रेट, तो DA छोटी सी वैल्यू, इसका इंटीग्रेट करोगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। और पूरा जो सर्कल, पूरा जो स्फीयर है, इसका जो एरिया होता है वो होता है 4πr²। क्लास 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब देखिए 4πr², 4πr² सब कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है, phi E = ऊपर बचा है चार्ज, नीचे बचा है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट।
तो यही हमारी डेरिवेशन थी कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई 1/ε0। तो यही हमारा जो है फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो EdA के बराबर होती है या Q/ε0 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो गॉस थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पेपर में आती है। इस थ्योरम का बहुत यूज़ किया जाता है। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा औरों को भी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।